नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में बताया गया कि जंतर मंतर पर अपराधी हैं और पता नहीं क्या क्या फंडिंग की जा रही है। वहीं झारखंड में बिल्कुल मीडिया परिवर्तन कर गया, पलटी खा गया। झारखंड में मीडिया बता रहा है कि जबरदस्त तरीके से छात्र वहां बैठे हुए हैं। यही अंतर आपको समझना है कि जंतर मंतर पर अपराधी कैसे घुसे और झारखंड में छात्र कैसे हुए। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें जो मीडिया आपसे छुपाएगा या बिल्कुल भी नहीं बताएगा। सुप्रीम कोर्ट से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में क्लीन चिट मिलने के कुछ दिन बाद कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। सोनिया ने द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित अपने आर्टिकल में मनमोहन सिंह और मोदी सरकार के कामकाज की तुलना की। सोनिया गांधी ने लिखा कि मनमोहन सिंह की ईमानदारी और जवाबदेही का रिकॉर्ड मोदी सरकार के काम करने के तरीके से बिल्कुल उल्टा था। इतिहास मनमोहन सिंह को शांत, सरल लेकिन सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों में से एक के तौर पर सम्मान से याद करेगा। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह के खिलाफ लॉबी कैंपेन सुनियोजित और संगठित था। इसमें अफसरशाही से लेकर मीडिया, न्यायपालिका, सिविल सोसाइटी और निश्चित तौर पर आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोग शामिल थे। उन्होंने कहा कि आज ये कैंपेन अपने तय अंत यानी शून्य पर पहुंच गया और डॉक्टर सिंह हर मामले में बेदाग साबित हुए हैं। वह मीडिया जो जबरदस्त तरीके से मनमोहन सिंह को भ्रमित करता था खबरों के साथ, तो क्या मीडिया माफी मांगेगा कि वह जो कह रहा था वो गलत था। सीरिया की एक अदालत ने मंगलवार को देश के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके छोटे भाई माहिर अल असद को फांसी की सजा सुनाई है। दोनों को गृह युद्ध के दौरान लाखों लोगों की हत्या और अत्याचार के मामलों में दोषी ठहराया गया है। इसी मामले में बशर अल असद के मामा के बेटे अतीफ नजीब को भी फांसी की सजा सुनाई है। बशर और माहिर दिसंबर 2024 में सरकार गिरने के बाद रूस भाग गए थे। पुतिन सरकार ने उन्हें शरण दी हुई है। दोनों की गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई है। अतीफ नजीब को जनवरी 2025 में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें मंगलवार को कैदी की वर्दी पहनाकर पिंजरे में कोर्ट लाया गया। हर बुराई का अंत होता है ऐसे ही। चीन ने कहा कि भारत का अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों को अपने मैप पर दिखाना गलत है। चीन ने इसे अमान्य करार दिया है। मीडिया पर आपको इसकी कहीं पर भी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गो जियाकुन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चीन भारत की ओर से बनाए गए अरुणाचल प्रदेश के मैप को मान्यता नहीं देता है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों और उनकी भौगोलिक विशेषताओं को आधिकारिक नक्शे पर दर्ज किया था। यह कदम चीन की ओर से राज्य की जगहों के नाम बदलने की कोशिशों के बीच उठाया गया है। मीडिया पर बिल्कुल भी इसकी उम्मीद ना करें कि मीडिया इस पर कोई चर्चा करेगा, क्योंकि चर्चा करेगा तो आपके मन में सवाल होंगे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने करीब 26 साल पुराने रेप के मामले में निचली अदालत से दोषी ठहराए गए डेरा प्रमुख बाबा धनवंत सिंह की 10 साल की कठोर कैद की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही पीड़िता को 6 लाख रुपए मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता को आरोपी के हाथों यौन शोषण का सदमा झेलना पड़ा, उसके बाद उसे लंबे समय तक न्याय की तलाश करनी पड़ी। इसी को ध्यान में रखते हुए अदालत पीड़िता को 6 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश देती है। तो बड़ी खबर, मीडिया पर इसकी भी कोई खबर नहीं होगी। कर्नाटक में इस समय वोटर लिस्ट में सुधार के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच प्रसिद्ध एक्टर प्रकाश राज ने सोशल मीडिया के जरिए यह दावा किया है कि कर्नाटक में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बेंगलुरु की वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर प्रकाश राज ने सोशल मीडिया के जरिए आने की कोशिश की, क्योंकि जानता है कि मीडिया उसकी बात को बिल्कुल नहीं दिखाएगा। प्रकाश राज का नाम ऐसे समय कट गया जब राज्य अपनी वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया में लगी हुई है। जिन वोटर्स के नाम एसआईआर प्रक्रिया के तहत चिन्हित किए गए उनसे अपनी जानकारी वेरीफाई करने और वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। सिंघम एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो नोट शेयर किया जिसमें उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अपनी तकलीफ के बारे में बताया है। तकलीफ जनता सुन सकती है लेकिन मीडिया नहीं सुनेगा। वीडियो में उन्होंने कहा कि दोस्तों, मैं आपके साथ एक मजाक शेयर करना चाहता हूं। मैं उन 65 लाख वोटर्स में से एक हूं जिनका वोटिंग का अधिकार एसआईआर के बाद बेंगलुरु निर्वाचन क्षेत्र से हटा दिया गया है। यह अच्छा मजाक है, क्यों है ना।
उन्होंने आगे कहा कि मैं इसी निर्वाचन क्षेत्र में पैदा हुआ था, मैं इसी निर्वाचन क्षेत्र में रहा हूं, मेरी स्कूलिंग, कॉलेज और थिएटर सब यहीं पर हुए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इसी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद के लिए उम्मीदवार भी रहा हूं। मीडिया पर बिल्कुल भी इसकी कोई चिंता नहीं और कोई चर्चा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में हटाए गए नामों से जुड़े मामलों की जानकारी मांगी। कोर्ट ने अपीलीय ट्रिब्यूनलों के फैसलों की डिटेल्स देने को कहा है। यह अपीलीय ट्रिब्यूनल उन लोगों की अर्जियां पर सुनवाई करते हैं जिनका नाम बंगाल SIR के दौरान वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। कोर्ट ने ट्रिब्यूनल की संख्या, काम के घंटे और मामलों के निपटारों की रफ्तार जैसे मुद्दों की जांच करने पर सहमति जताई। याचिकाकर्ता ने कहा कि ट्रिब्यूनल लोगों की अपीलों पर तेजी से फैसला नहीं कर रहे। कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल में मामलों के निपटारे के लिए कोई टाइमलाइन तय नहीं कर सकते हैं। संसद परिसर में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने मंगलवार को एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किए। एनडीए सांसदों ने विपक्ष पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी के दौरान दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। एनडीए सांसदों ने विपक्ष पर संसद से चर्चा में भागने का आरोप लगाया। इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि चर्चा से कौन भाग रहा है। प्रियंका गांधी के संसद पहुंचने पर बीजेपी सांसद राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाने लगे। बीजेपी सांसद ने कहा कि राहुल झारखंड में छात्र प्रदर्शनकारियों से क्यों नहीं मिल रहे। प्रियंका मुस्कुराते हुए उनके पास आई और कहा, राहुल झारखंड गए हैं और छात्रों से मिल चुके हैं। आप जानते हो कि कौन एक न एक तो झूठ बोलता होगा। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने गांवों में सरकारी विद्यालयों की स्थिति सुधारने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। अभिजीत दीपके ने अभिभावकों से बुनियादी सुविधाओं का सामाजिक ऑडिट करने और सरपंचों से विद्यालयों की स्थिति सुधारने की जिम्मेदारी उठाने की अपील की है। सीजेपी यह अभियान 15 अगस्त से शुरू करेगी। उसने नागरिकों, अभिभावकों और गाँव के नेताओं से मिलकर ग्रामीण शैक्षणिक ढांचे की उपेक्षा को दूर करने की अपील की है। लेकिन मीडिया पर इसकी भी कोई उम्मीद मत करे, क्योंकि मीडिया जानता है कि स्कूलों में यदि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और इस नारे के साथ, इस मुहावरे के साथ आज की देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।